सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती। यादों का सिलसिला। सभी सुनने वालों का स्वागत है यादों का सिलसिला इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं जाने माने लेखक और वॉइस ओवर कलाकार हरीश भीमाणी से। आपसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। हमारे विविध भारती के स्टूडियो में जो कलाकार आमंत्रित हैं, स्वनाम धन्य कलाकार हैं, उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। MBA करने के बाद अपनी रुचि और आवाज के प्रति अपने जुनून के कारण आज आवाज की दुनिया के बादशाह हैं। आपके बोलने में एक ठहराव है, वाक्य विन्यास ऐसा कि हम सब अचंभित होकर सुनते हैं। सूझबूझ के साथ शब्द चुनते हैं और शब्दों को अपनी ही शैली में हीरे की तरह तराशते हैं और उसमें फिर जान डाल देते हैं। वॉइस कास्टर हैं, मंच संचालक हैं, कंपेयरिंग करते हैं और सूत्रधार के तौर पर आपका कोई सानी नहीं है। दोस्तों, वैसे हम सब कहते हैं समय बलवान होता है, बहुमूल्य होता है, बीता हुआ समय वापस नहीं आता, इसका सदुपयोग करो वगैरह वगैरह। लेकिन आज जिस कलाकार को हमने आमंत्रित किया है, उन्होंने कहा मैं समय हूं। और ये कहा ही नहीं बल्कि उसको ऐसे आत्मसात कर लिया है कि आप उसके पर्याय बन गए हैं और आप समय के नाम से ही जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं जनप्रिय धारावाहिक महाभारत के समय की वो आवाज जिसके हम सब दीवाने हो गए। हम स्वागत करते हैं हरीश भीमाणी जी का। नमस्कार, स्वागत है सर। नमस्कार। इतना अभिजात्यपूर्ण परिचय जी मेरा अपना मैंने कभी नहीं सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, स्वागत। आपने कहा मैं समय का पर्याय बन गया। वो आप जाने, वो दुनिया जाने। लेकिन महाभारत का समय और मैं, ये मेरे करियर की शुरुआत नहीं है जी, ना ही ये पहला चरम था। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, आपको समय से भी परे ले जाते हैं। क्या बात है। समय सुना है सबसे पहले था, लेकिन समय से पहले भी कुछ था और वो मैं जानता हूँ क्योंकि मैं समय हूँ। तो श्रोताओं, चलते हैं समय के साथ और समय से परे भी चलते हैं और ये यात्रा तय करेंगे हरीश भीमाणी जी के साथ। शुरू करें? जी जी जी। हुआ यूं कि जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ कि मैंने बहुत गलत सलत पढ़ाइयाँ कर ली और मेरी द्विधा ये थी जी कि मैं अच्छा छात्र था तो अच्छे नंबर आते थे, दूसरा, तीसरा, पांचवा, पहला नहीं। तो मैं अपने आप को गलत मार्गदर्शन देता गया जहां तक करियर का सवाल था कि उन दिनों ऐसा था कि लड़का अगर पढ़ाई में अच्छा है तो या इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर, फिर वो पहले साइंस में जाएगा, अगर वो थोड़ा आम है तो कॉमर्स करेगा और अगर बिल्कुल किसी काम का नहीं है तो यूं समझिए कि मैरिज मार्केट के लिए, ग्रेजुएशन के लिए वो BA करेगा सोशियोलॉजी में, फिलॉसफी में, चाहे उसका वो स्पेलिंग ठीक से कर ना पाए। जी बिल्कुल सही। तब ऐसा था जी। तो मैंने ही अपने आप को साइंस में दाखिला दिलवाया क्योंकि इतने अच्छे नंबर तो भीमाणी खानदान में आए नहीं थे। ऐसा? तो फिर इंटर साइंस, तब इंटरमीडिएट साइंस होता था, उसमें फर्स्ट क्लास आया। तो फिर इंजीनियरिंग में गए। वहां जाकर पता चला कि भाई मैं कहाँ आ गया। अच्छा, मतलब मैं बुरा नहीं था। हाँ। मुझे साइंस बहुत अच्छा लगता है और आज भी बहुत अच्छा लगता है। आई एम अ बिट ऑफ अ टेकी। लेकिन अंदर ये हो रहा था अंतर्मन में कि कुछ और करना चाहता हूँ। अब कुछ और करना चाहता हूँ ये तो पता था, या यूं समझिए कि मुझे ये पता था कि क्या नहीं चाहता, लेकिन क्या चाहता हूँ उसका सवाल मैं अपने आप को उत्तर नहीं दे पाता था। कुछ शब्दों में कह दूं तो क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए।
क्या कारकर्दगी कर गए, क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए। बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। ये मुझे नहीं करना था, ये मुझे पता था, लेकिन मैं जा तो उसी दिशा में रहा था जी। इंजीनियर होऊंगा, इंजीनियर के बाद कहीं नौकरी होगी, फिर हो सकता है अपनी फैक्ट्री खोलूंगा, कुछ प्रोडक्शन करूंगा। बातें ऐसी रोचक चल रही हैं, लेकिन श्रोताओं हमें लगता है कि हरीश जी यहाँ पर एक गीत हम लोग सुन लें। हाँ जरूर, क्यों नहीं। कौन सा आप चाहते हैं? ओपी नैयर और साहिर लुधियानवी जी का कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर रहा है। क्यों? ये बहुत दिलचस्प लेकिन बहुत अलग बात है जी। तो उनका एक गाना, आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है। आना है तो राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, भगवान करेगा। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा सिर झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है, जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, मालिक की नजर है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ
बिन मांगे भी मिलती है यहाँ मन की मुरादें, बिन मांगे भी मिलती है यहाँ मन की मुरादें। दिल साफ हो जिनका वो यहाँ आके सदा दे। मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है, मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है, सरकार यही है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो खैर होते होते मुझे मेरे बड़े भैया ने कुछ और दिशा दिखाई। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने कहा कि ये नया शुरू हुआ है और बहुत बड़ी चीज है बिजनेस मैनेजमेंट, और बिजनेस मैनेजमेंट से भी जरा आगे कहिए तो मैनेजमेंट स्टडीज। तो एक बहुत शीर्ष संस्थान था बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, वहां मुझे दाखिला भी मिल गया बम्बई में। जी हाँ, मुंबई में 13,000 प्रत्याशियों में से सिर्फ 30 को चुना जाना था। 13,000 में से 30 को। उसमें आपके अलावा माइक पर जो यहाँ बैठा है जी, वो दूसरे नंबर पर था। वाह क्या बात है। और मुझे वो कोर्स भी बहुत अच्छा लगा। ये किस सन की बात है ये बताते चलिए। लगभग 1970 में। ओहो जी। क्या बात है। तो इंजीनियरिंग करने के बाद आपने एमबीए की पढ़ाई शुरू की। जी, एमबीए करने के बाद उन्हीं दिनों जिसे कहते हैं कैंपस इंटरव्यूज शुरू हुए थे। कंपनियां खुद आती थी जी। अभी तो हमारी परीक्षा का परिणाम नहीं आया है और इंटरव्यू शुरू हो जाते थे। अब उसमें भी मुझे बेहतर से बेहतरीन जॉब मिला, वो भी अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी, विश्व की दूसरे नंबर की केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जो मैं केमिकल इंजीनियर था, एमबीए विद ऑपरेशंस, रिसर्च, मार्केटिंग, फाइनेंस। मतलब मेरे साथियों की, सहपाठियों की आंखों की किरकिरी बन गया था मैं। अभी लग नहीं रहा है कि हम हरीश भिमानी जी से बात कर रहे हैं। तो वहां जब गया तब मुझे असल एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं इसी तरह चलता रहा, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, सुबह आऊंगा शाम को जाऊंगा, नया नया काम करूंगा इस इंडस्ट्री में, कुछ न कुछ शायद कुछ ऐसा काम करूं कि नाम भी छोड़ जाऊं। लेकिन पता नहीं एक टीस सी अनुभव हो रही थी, क्या करूं मैं। वो भी मेरा काम था फैक्ट्री में। अच्छा। मैंने बहुत बड़ी बीच में गलती कर दी थी करियर को लेकर कि मुझे न्योता मिल रहा था एडवर्टाइजिंग में। मैं कलकत्ते में था पहले 6 महीने और मैंने पता नहीं क्यों आज तक मैं समझ नहीं पाया क्यों मैंने ना कह दिया। हमारे डर के होगा कि भाई कहीं ये जो इतनी मेहनत जतन से पैदा किया है वो चला न जाए। जी। तो वो टीस अनुभव हो रही थी। और तब आप मानेंगे कौन मेरी मदद पर आया। कौन? आकाशवाणी। क्या बात। जब मैं एमबीए कर रहा था ना तो उसकी फीस वगैरह खर्चा मुझे देना पड़ा, क्योंकि मेरे पिताजी समझे नहीं कि बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है। तुझे मैनेजर बनना है ना। अब हम मारवाड़ कच्छ के जी। तो सीधे वो बिजनेस के हिसाब से सोचते थे, तुझे मैनेजर बनना है, अच्छा है, हमारे बहुत जान पहचान में है, कहीं नौकरी पे रख देते हैं और धीमे ऊपर एक एक पायदान ऊपर जाएगा, मैनेजर बन जाएगा। मैंने कहा नहीं, ये बिजनेस मैनेजमेंट का नहीं, ये सब ठीक है, मैं जानता हूँ तू अच्छे नंबर पाए, सब कुछ है, इसका खर्चा मैं नहीं दे सकता। अच्छा। उन्होंने सोचा कि अब तो करेगा ही नहीं। हाँ, फिर तो मैंने ठान ली थी मैं तो करूंगा ही। तो मैं 3 चीजें करता था। मैं पैसे कहाँ से कमाता बताइए। मैं मांगना चाहता नहीं था किसी से। तो मैं फोटोग्राफी करता था। अच्छा। क्या होता था, बिजनेस मैनेजमेंट की हमारी पढ़ाई बहुत अलग तरह की थी, आम तरह के क्लासेस नहीं लगती थी। मतलब लगती थी 45 मिनट नहीं, 90 मिनट की एक क्लास होती थी। 90 मिनट। और रविवार को भी छुट्टी नहीं होती थी। ये बड़ी अजीब कोर्स था। तो वहां सेमिनार्स बड़े होते थे, तो बाहर वाले भी आते, मतलब इंडस्ट्री के लोग हमें पढ़ाने आते बिजनेस मैनेजमेंट।
और सेमिनार्स में हम भी हिस्सा लेते। तो मैं किसी का कैमरा लेकर फिल्म खरीद कर, तब तो फिल्म वाले कैमरा थे सारे, और कुछ फोटोग्राफी मेरी सराही गई थी, तो मैं वो करके अपने घर में उसको डेवलप बाहर करवाता था, लेकिन प्रिंट और एनलार्ज करके वो दूसरे तीसरे दिन कहता कि ये आपको ये फोटोग्राफ चाहिए, इतने पैसे। तो उसमें से कुछ 150-200 रुपए मिल जाते थे महीने के। फिर मैंने ऑडिशन दी थी ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी भवन, हमारे कॉलेज से कोई 3 बिल्डिंग बस बात परे थे, बिल्कुल परे था उधर ही। तो मैं वहां गया और बड़ी मुश्किल से ऑडिशन, मुश्किल से मतलब इसलिए कि समय था नहीं, दूसरी क्लास लगने वाली थी, तो बड़ा हाथ पांव जोड़ के मैं मतलब वो कतार तोड़ के आगे गया। वो भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है, वो किसने मुझे जाने दिया और कितने सालों के बाद वो मुझे कहाँ मिला, मुलाकात हुई उनसे। हाँ, वो कौन थे क्या बताऊं आपको जी। वो भीष्म पितामह थे, मुकेश खन्ना। इस पर बात करेंगे, उसके पहले हरीश जी अगर एक गीत सुन लें तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, क्यों नहीं। जी। रविंद्र जैन जितने अच्छे गीतकार थे उतने ही अच्छे संगीतकार। उनका एक गीत है, बरखा का मौसम जी को जला के चला जाए, आशा जी का गाया हुआ, फिल्म सलाखी। दोस्तों, गीत सुना हमने और हरीश भिमानी जी हाँ, आवाज के जादूगर हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो उधर से मैं आया तो कोई मुझे आगे नहीं जाने दे रहा था। पहले उन्होंने, हाँ जी, तो उन्होंने कहा तू इधर आ,
हाँ, लंबे हट्टे कट्टे से थे, कौन रोकता, मगर लोगों ने चिल्लाना शुरू किया। आपने बताया कि आपका क्लास है और आप पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं तुम आ जाओ। नहीं, तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हारी जगह पे जाता हूँ, अब सब लोग चुप हो जाओ। अच्छा है। तो मेरा 10 मिनट में। अच्छा, ये भी तो इत्तेफाक था कि आप गए और उस समय स्वर परीक्षा हो रही थी। और वो तो बहुत बड़ा इत्तेफाक था, वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे कि अगर मुझे किसी ने, लोग कहते हैं ना कि क्या आपका कोई गॉडफादर रहा, तो मेरा गॉडफादर मेरे ऑडिशंस रहे जी। उन दिनों ऑडिशंस होते नहीं थे, 2-3 साल में एक बार होते थे, तो मेरा वो हो गया। तो महीने में मुझे 2 कार्यक्रम मिलते थे, हालांकि वो रूल के खिलाफ था। तो वो ऐसा करते थे कि एक इंग्लिश में कर देते, एक हिंदी में, या एक किसी और सेक्शन में। यहां तक कि मैंने महिलाओं के कार्यक्रम में भी किया है जी। क्या बात है। तो वो, और तीसरा मैं एक आर्टिकल लिखता था, केमिकल इंजीनियरिंग का एक मैगजीन था, महीने में एक बार निकलता था, उसमें मैं 2 आर्टिकल लिखता था, कभी 2 कभी 1, उसका 100 रुपया मिलता था। तो कुल मिला के 250-300 रुपए महीना हो जाता था, तो वो काफी होता था। फीस निकल आती थी आपकी? नहीं, अच्छे से। अरे अच्छा। 250-300 रुपए बहुत होता था। देखिए ना, मैं अंधेरी रहता था, चर्चगेट आना पड़ता था, उसका रेलवे का पास 16 रुपया था, 6 रुपए जब मैं स्कूल में था। 16 रुपए का 16 रुपए महीने का? महीना। क्या बात है। हाँ, तो क्यों, टैक्सी मीटर डाउन 3 रुपया था। हाँ, तो 250 रुपया तो बहुत अच्छा होता था। अच्छा। तो खैर, इस तरह से मैंने, तो स्वर परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो गए? परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, मुझे अच्छे से अच्छे जॉब मिला। और मुकेश खन्ना जी भी उस समय उसमें उत्तीर्ण हो गए? वो तो हुए ही होंगे जरूर, मुझे तो पता ही नहीं कुछ। तो मैंने जब ये नौकरी शुरू की जी, तब मुझे महसूस हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। और मैंने कहा ना, तब मेरी मदद सहायता किसने की, तो ऑल इंडिया रेडियो ने, आकाशवाणी ने। तो जब कभी कोई प्रोग्राम होता, मैं झूठ मूठ कुछ बहाना करके वहां जाके प्रोग्राम करता, उसके 35 रुपए मिलते। वो 35 रुपए, अब 35 रुपए की कोई मतलब कोई कीमत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को पूछता रहता कि मैं क्या कर रहा हूं। जवाब मिलता कि ये मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। फिर मैंने एक संस्था ढूंढी, उसका नाम आज भी है, वो सुर सिंगार संसद जी जी, और ब्रिज नारायण जी चलाते थे। वहां मैंने एंकरिंग की शुरुआत की, मंच पर लाइव कंपेयरिंग। पैसा एक नहीं मिलता था। अच्छा। हाँ, मुझे जाना पड़ता था चेंबूर से लेकर धोबी तालाब, यानी मरीन लाइंस। अच्छा। मैं रहता था अंधेरी, तो ऐसा तिकोन, तो 3-4 मैंने किए होंगे वहां। बड़ी बात यह थी कि वहां मैं अच्छे अच्छे कलाकारों से मिला। सुर सिंगार संसद यानी नए नवोदितों को वो प्लेटफॉर्म देते, और जो पुराने जो दिग्गज हैं वो भी आते। अच्छा, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको छोटों को, कि भाई आप ऐसे वैसों के साथ यूं ही नहीं है, यहाँ ये जो मंच है ये बड़ा प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठापूर्ण मंच है। वहां मैं पहली बार स्टेज पर एंकरिंग के लिए गया, तब पहली बार एक लड़का गाने के लिए आया, उसका नाम हरिहरन। ओह, क्या बात है। वहीं मैं राजेंद्र मेहता जी से मिला, राजेंद्र मेहता, नीना मेहता जी, हाँ, और जगजीत सिंह जी से मिला। उसके 3-1 सालों के बाद मेरी पहली व्यावसायिक एंकरिंग जगजीत सिंह जी के साथ थी, उनके कार्यक्रम की। हाँ, उनके घर छोटा सा कार्यक्रम था जी। मैं बहुत भयंकर नर्वस था। मुझे होता था कि बीच बीच में मैं छोड़ के ही चला जाऊं, क्या कर लेंगे। मतलब फांसी पे लटकाएंगे, क्या करेंगे। हाँ। क्या करेंगे, जुर्माना। मैं अच्छा कर नहीं रहा हूँ कुछ। और जगजीत सिंह इतनी सेंस ऑफ ह्यूमर, वो बीच बीच में मेरे साथ भी बातें करें। मैंने कुछ ऐसा कह दिया, मुझे याद है कि ईश्वर दोनों चीजें साथ में नहीं देता, शक्ल और आवाज। अच्छा। अच्छी शक्ल और अच्छी आवाज बहुत कम मिलती है। तो मैं उनकी बात कर रहा था, जगजीत सिंह से बैठे थे, मैं खड़ा, तो उन्होंने अपनी अच्छी सी गहराती आवाज में, अच्छा, मैंने सोचा अपने बारे में बोल रहे हैं। तो मैं इतना नर्वस हो गया, मुझे कहना था कि क्यों ऐसा करते हैं। हरीश जी, यहाँ पर एक गीत हम लोग सुन लें? हाँ, क्यों नहीं, एक और गीत है। कौन सा आप चाहते हैं? जगजीत सिंह मेरे ख्याल से हमारे सबसे बेहतरीन गजल गायक, और मिर्जा गालिब सबसे बेहतरीन शायर। तो उन दोनों की एक गजल है। क्या बात है।
असर होने तक आह को चाहिए एक असर होने तक कौन जीता तेरी जुल्फ के सर होने तक कौन जीता तेरी जुल्फ के सर होने तक आशिकी सब्र तलब और तमन्ना आशिकी सब्र तलब और तमन्ना देता दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक दिल का क्या रंग करूं खून जिगर हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक गम हस्ती का असद कैसे हो जुज मर्ग इलाज गम हस्ती का असद कैसे हो जुज मर्ग इलाज शम्मा हर रंग जलती है सहर होने तक आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक कौन जीता तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो फिर यहाँ तक कि मैंने 2 फिल्मों में काम किया। अच्छा। फीचर फिल्मों में जय द्वारकाधीश कोई फिल्म थी और भी ऐसी ही थी कोई कॉस्ट्यूम ड्रामा। फिर मैंने एक छलांग लगाई ऐसी खाई में जो कितनी गहरी है मुझे पता नहीं था जी। दरअसल बात ये थी कि ये रेडियो ये रिकॉर्डिंग, हाँ मैंने आकाशवाणी के साथ साथ फिल्म्स डिवीजन भी गया और वहां भी किसी ने कहा मुझे कि अरे यहाँ क्या तुम्हारी आवाज और टाइप की है। समझा नहीं मैं कौन से टाइप की लेकिन वहां जाओ। मैंने कहा वहां तो हर शुक्रवार को न्यूज रील बनता है। अरे हाँ, न्यूज रील में भी तो आवाज चाहिए जी। हर शुक्रवार और वहां डॉक्यूमेंट्रीज बनती है। जाओ 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 देखो। मैंने कहा किससे मिलना? वो पता नहीं कब ऑडिशन 2-3 साल में एक बार होती है। तो मैं गया तो वहां दूसरे तीसरे दिन ऑडिशन थी। क्या बात है। तो
वहां भी मैं उत्तीर्ण रहा जी। और वो काम शुरू किया, लेकिन वो काम मुझे जिसे कहते हैं हो नहीं रहा था ठीक से। अच्छा। क्या हो रहा था कि जो न्यूज रील है ना वो 14 भाषाओं में होता था। अच्छा। तो इंग्लिश में होता था, उसे कहते थे रेगुलर रिकॉर्डिंग वाइल, यानी कि किसी के साथ सिंक नहीं करना है। अच्छा, उनको एक रात में 14 भाषाएं करनी है, वो भी क्या करें, मुश्किल काम था जी। तो इंग्लिश तो आसानी से हो जाए, फिर वो एडिट हो जाए, और ये मत भूलिए कि एडिट कोई वीडियो नहीं था, फिल्म थी, 35 में फिल्म होता था। मुश्किल है एडिटिंग। हाँ जी जी। वो हो जाने के बाद एक वो ड्यूप कॉपी निकालें, डुप्लीकेट, और वो चलाएं, और हमें छोटे से कमरे में बंद करके सामने लाल लाइट रख के स्क्रिप्ट देकर, और स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, मिलती जा रही है, और जैसे लाल लाइट आए तब आप बोलिए, उसके साथ ठीक लाइव सिंक होना चाहिए जी। और जैसे वो परिच्छेद, वो पैरा खत्म हो, रुक जाइए, अगली लाल लाइट का इंतजार कीजिए, और सांस रोक के थक थक करे। एक को तो हार्ट अटैक आ गया था। और एक गलती हुई, आपने कहना शुरू किया कि ऐसी सारी मशीनें बंद होती, फिर ऊपर जाइए और वहां से शुरुआत कीजिए। तो मैंने ठान ली थी कि मुझे ये कभी नहीं करना है, और मुझे काम मिलता जा रहा था। फिर मैंने सोचा मेरी डिग्रियां तो कहीं नहीं गई, मिल जाएगा और काम। हालांकि मैं गलत था। अच्छा। हाँ, मैं गलत था, क्योंकि निराशा के थोड़े से काल में मैंने कुछ एप्लीकेशन आवेदन किए, जवाब तक नहीं आया था। क्या है, नौकरी का खासकर उन दिनों तो ऐसा था, मिल गई तो मिल गई, ऐसा। बहुत मुश्किल था, आज की तरह नहीं। बड़ी डिग्री के बाद तो भी अच्छा, जहाँ नौकरियां ही कम है, जहाँ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री कम है, उसकी दर कम है। आज देखिए ना, जीडीपी ग्रोथ इतना नहीं है, जो सकल उद्योग का जो दर है, इतनी ज्यादा कहीं नहीं है। आज की बात ही और है। बिल्कुल सही बात है। लोग कहते रहते हैं नौकरियां नहीं है, नौकरियां उनके लिए नहीं है जो नौकरी करना नहीं चाहते, और नौकरी मिलने के बाद काम करना नहीं चाहते। सही बात है, बहुत ही गलत है। बातें ऐसी रोचक चल रही हैं, लेकिन श्रोताओं, हमें लगता है कि यहाँ पर एक गीत हम लोग सुन लें। हरीश जी, कौन सा आप चाहते हैं? रविंद्र जैन जी की ही एक उत्कृष्ट रचना है, एक राधा और एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, दोनों ने श्याम को चाहा। प्रेम
जीत न मानी, एक हार न मानी, एक जीत न मानी, एक हार न मानी, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। दोस्तों गीत सुना हमने और हरीश भिमानी जी हमारे साथ हैं। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं हरीश जी जो आप बताना चाह रहे थे। तो मैंने ये निर्णय लिया और 3.5 सालों तक ये काम करता रहा। अच्छा, आकाशवाणी फिल्म? नहीं, आकाशवाणी वो तो नौकरी के अच्छा, साथ साथ ठीक है। करता रहा। हाँ, नौकरी का करा जी। मगर उसके सहारे आपको फुल टाइम काम करना, आटे दाल का भाव मालूम होने लगा। यहाँ मैंने क्या किया, एक बहुत बड़ी बात जो शायद समझने लायक है, और मैंने भी बड़ा ही परिपक्वता पूर्ण निर्णय लिया ये कि भाई मेरा इस कार्य में ये जंगल की पगडंडी जिस पर मैं चल रहा हूं और जिसकी मंजिल क्या है वो पता नहीं है, उसमें भी मुख्य संसाधन क्या है। हर एक काम में संसाधन होते ही है। मैंने कहा 2 हैं, एक है आवाज और एक है शब्द। अब आवाज में अंदाज भी आ गया, उच्चारण भी आ गया, बहुत कुछ आ गया। आवाज है और मैं 3 भाषाएं तो ठीक ठाक बोल ही लेता था। उर्दू पढ़नी लिखनी मैंने सीखी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। अच्छा, वैसे तो चूंकि हम कच्छ के हैं जी, तो गुजराती में अच्छी बोलता हूँ, कच्छी भी अच्छी बोलता हूँ, लेकिन कच्छी भाषा में कुछ होता नहीं है, मैं क्या करूँ। मुझे एक अवार्ड मिला था कच्छ की ओर से, तब मैंने एक बार कच्छी में स्पीच दी थी। अरे वाह। खैर, तो मैंने कहा मेरे संसाधन ये हैं, मुख्य रूप से वॉइस, आवाज। इसका एप्लीकेशन ये कहाँ काम आएंगे, किन विधाओं में। अब देखिए ये होता है प्रबंधन का निर्णय, मैनेजमेंट डिसीजन। तो कहाँ होता है, तो एक तो वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर में कितना काम मिलेगा। देखिए तब शीर्ष पर 3 लोगों जितना काम था, ऑलरेडी 4 थे और मैं 5वां आया, तो कितना काम होगा। ये तो मतलब रेफ्यूजियों की तरह हो जाता था। इतना सा काम है और इतने लोग हैं जी, उससे तो चलेगा नहीं। मगर मुझे मिलने लगा था। फिर फिल्म्स डिवीजन और डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह, तो वहां भी मैं जाने लगा। जब आए तो मैं बहुत मेहनत से करता था कि भाई डॉक्यूमेंट्री में और न्यूज रील में क्या अंतर है। सिर्फ मैं इतना जानता हूं कि मैं जो करता हूं सोच के करने की कोशिश करता हूं। सर ये तो आप उस समय की बात कर रहे हैं। आप अभी भी श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि अभी भी आप हर चीज बहुत बारीकी से देखते हैं, परखते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, तब आते हैं। और मेरी भी तैयारी करवा दी थी, मैं अभी रिकॉर्डिंग के बाद बताऊंगी। और इसके लिए शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ आपका। लेकिन नहीं, आप लज्जित ना करें मुझे। और तीसरा था स्टेज एंकरिंग जी। और तभी तो वहां भी शुरुआत हो चुकी थी। जैसे मैंने कहा कि सुर सिंगार संसद से शुरुआत हुई थी। वहां जो लोग आते थे, देखते थे, और बड़े बड़े विद्वान आते थे, क्योंकि बड़े बड़े संगीतज्ञ भी आते थे अपने कार्यक्रम। तो तभी एक नई विधा शुरू हुई थी, दूरदर्शन। दूरदर्शन की शुरुआत कुछ 72 में हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ 75-76 की। ये अच्छा, शोले प्रदर्शित हुई। उसके कुछ दिनों के बाद मैंने नौकरी छोड़ी, यानी 15 अगस्त 1975 के बाद। जी। मुझे याद है इमरजेंसी लग चुकी थी। तब मैं यूं ही झूमता झामता गया दूरदर्शन केंद्र। दूरदर्शन की जब यात्रा शुरुआत जो है वो हम अभी आपसे बात करेंगे। यहाँ पर एक गीत अगर हम सुन लें और तब आगे बढ़ें तो कैसा रहेगा सर? बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, जैसी बात करता हूँ वैसा गीत। मन रे तू काहे न धीर धर। क्या बात है, तो सुनते हैं ये गीत। मन
मन रे तू काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे। इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा। काहे ये जतन करे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई ना संग मरे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे। दोस्तों, जैसा कि वायदा किया हरीश भिमानी जी ने कि बताएंगे कि कैसे दूरदर्शन की यात्रा शुरू हुई। इस गीत से पहले तो हमारे साथ हैं इस वक्त। तो हरीश जी बताइए कि कैसे फिर दूरदर्शन की शुरुआत हुई। हाँ, तो मैं दूरदर्शन गया यूं समझिए झूमता झामता ये पूछने के लिए कि भाई कोई कहीं कोई काम हो, कोई स्लॉट हो जी। तो उन्होंने कहा ड्यूटी ऑफिसर, अक्सर थोड़े से उद्धत होते हैं का क्या है, इसलिए ऑडिशन में आ जाना। ऑडिशन, मेरे कान खड़े हो गए एल्सेशन की तरह। ऑडिशन परसों है। अच्छा, किसने भेजा है? मैंने कहा किसने भेजा? जी मैं परसों आता हूँ। तो मैं तो आ गया 10 बजे वहां देख रहा हूँ हुजूम था। अच्छा। उसके लिए कोई और बड़ा शब्द मुझे नहीं मिल रहा है। मतलब गिन नहीं सके इतना। तो आप अपना नाम दर्ज करवा दीजिए, वो अंदर जाएगा, अंदर से आपको बुलावा आएगा, तब तक आप यहीं रहिए कहीं। अगर बुलावा आया, आप वहां नहीं है, ये कोई कोर्ट नहीं है कि दूसरी तारीख मिलेगी। तो करते 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 12 साढ़े 12 बज गए। उन्होंने कहा आधा घंटा लंच के लिए कुछ नहीं होगा, इसलिए आपको जो करना है कर लीजिए। फिर क्योंकि एक बात थी कि अगर आपका नाम बुलाया गया, पुकारा गया, आप नहीं है तो नेक्स्ट जी। मतलब आपकी तकदीर बदल गई। मुझे तो ऐसा लगा। तो मैं गया, मैं भूखा सा था बाहर। गन्ने के जूस वाला, मैं गन्ने के जूस में बड़ा विश्वास करता था और हूँ, बड़ी उससे शक्ति मिलती है। और एक वड़ा पाव मुंबई का मैंने कहा चलो यही सही। तो फिर मैं इंतजार करता रहा, इधर उधर बातें करता। पता चला कि कोई मिनिस्टर के यहाँ से आया है, कोई सेक्रेटरी के यहाँ से आया है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ से आया है। मैंने कहा मैं ही अकेला हूँ जिसका कोई नहीं है इस दुनिया में, निराधार बेचारा। फिर 6 बजे मैंने कहा कि अब तो कुछ होना जाना है नहीं, क्यों अपने आप को निराश, क्यों अपने आप को छोटा करूं मैं। चलो नहीं करके मैं अपने स्वाभिमान को साथ में लेके निकल रहा था। तो अब फिर मुझे गन्ने के जूस वाला दिखा। मैंने कहा हो जाए गन्ने का जूस। और
तो मुझे में बड़ी ऊर्जा आ गई। मैंने कहा चलो ना 6 बजे तक तो इंतजार किया, थोड़ी हो देर सकता और। है। तो मैं वापस गया, जी। अभी भी कुछ लोग थे, आप मानेंगी कुल मिला के 1600 प्रत्याशी थे 1600। और उनको 2 चाहिए थे। एक चाहिए था हिंदी न्यूज़कास्टर जी। और एक चाहिए था हिंदी एंकर संगीत कार्यक्रमों के लिए, आरोही आरोही नाम का जी। कार्यक्रम था, उसके लिए चाहिए था, जो आरोही होने वाला था हर 15 दिन में एक, और ये तो रोज का था न्यूज कास्टिंग। तो फिर कोई 7:15 बजे मेरा नाम पुकारा गया, तो मैंने कहा ये तो मेरा ही नाम है। मैं गया अंदर, जी। तब तक मूड ठीक ठाक हो गया था। मुझे दिया कि ये पढ़िए, तो मजा आने लगा। मुझे बात करनी थी किसके साथ? कैमरा के साथ बस। हाँ, वो पलट के बोलने वाला था नहीं, जो मैं कहूँ उसे सुनना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा। जी। तो मुझे कुछ न्यूज आइटम दी, मैंने पढ़ी। मैंने कहा नमस्कार, आज के मुख्य समाचार, और टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह तो थे नहीं, ऐसे ही पढ़ना था। तो क्या रुको, वहाँ फ्लोर मैनेजर होता है जी। टीवी पर। जी। उसने कहा रुको, तो मैंने कहा अच्छा नहीं जाना नहीं है, रुको। फिर कितनी देर रुके रहे, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ा। आज के मुख्य समाचार दिस, मैंने एक आइटम पढ़ी, दूसरी पढ़ा, रुको। मैंने उससे पहले फिर मुझे याद है कि मैं जो कर रहा हूँ वहाँ कैमरा से ऊपर दिख रहा है, तो मैं चुपचाप बैठा रहा अच्छे बच्चे की तरह। फिर थोड़ी देर के बाद ऊपर से हुक्म आया, ऊपर मतलब वो मिक्सर रूम ऊपर होता है जी। तो वहां से हुक्म आया, ये फ्लो मैनेजर ने कहा कि भाई कुछ और बोलो। मैंने कहा और बोलो मतलब क्या, किस विषय में? तो उसने पूछा, वो पूछ रहा है किस विषय में, तो कहा अपने बारे में। मैंने कहा वाह, ये तो दुनिया का सबसे दिलचस्प विषय मैं करके मैंने शुरुआत की अपनी। तो थोड़ी देर के बाद तो क्या बताया आपने, अपनी पढ़ाई? हाँ, अच्छा। कि मैंने ये और सुना है कि बाहर एक स्वर विश्व है जिसमें अपना नाम करने या यूं समझिए अपनी जगह बनाने के लिए मैं कार्यरत हूं। अब इसमें अगर आपका सहयोग मिल गया तो मैं एक कदम और आगे बढ़ा लूं, वगैरह वगैरह कुछ था। तो उन्होंने कहा रुको, फिर थोड़ी देर रुका, फिर कहा पढ़ो। क्या वो न्यूज, वो भी बेचारा थका हुआ होगा फ्लोर मैनेजर, सुबह से एक ही बंदा। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा नमस्कार, कल के मुख्य समाचार। कहा ये क्या पढ़ रहा है? मैंने कहा 2 बार पढ़ लिया, अब तो वो आज के नहीं रहे ना, अब तो कल के हो गए होंगे। वहां आपने ऐसे बोलने की हिम्मत की, क्या बात है? मुझे मजा आ रहा था, तो मैंने कहा अब तो कल के हो गए होंगे। तो कहा मजाक मत करो, सॉरी जी, मुख्य समाचारों में ये पढ़ा, रुको। मैंने कहा ठीक है। फिर इतनी देर हो गई, मैं मचलने लगा जाऊं। कहा एक बार और पढ़ लो। अच्छा। इशारे से मुझे कहता है सीधे पढ़ना, बदमाशी नहीं करना, जिसको बम्बई में बोलते हैं शानपत्ती। हाँ, शानपत्ती नहीं चलेगा। तो मैंने अच्छे से पढ़ा और कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा नमस्कार करके उठ गया। फिर मुझे लगा कि मैंने गड़बड़ कर दी। इतना जिसे कहते हैं स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं थी जी। पर मैंने कहा एंकरिंग भी तो है, इसमें क्या मालूम। 10-15 दिन बीत गए और मुझे लगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो हम इस पर बात करेंगे, उसके पहले हरीश जी अगर एक गीत सुन लें तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, क्यों नहीं। जी, कौन सा आप चाहते हैं? गानों की बात हो तो हम किशोर दा को कैसे भूले। जी बिल्कुल। कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या बात है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ
कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है, झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दोस्तों, गीत सुना हमने और हरीश भिमानी जी हाँ, आवाज के जादूगर हमारे साथ हैं। हरीश जी, फिर आपकी मुलाकात स्टूडियो में गया। हाँ जी, कोई महेंद्र साहब थे जो बाद में मुझे पता चला कि असिस्टेंट प्रोड्यूसर थे जी। तो न्यूज डिपार्टमेंट में मैंने गया। उन्होंने कहा क्यों, क्या है? मैंने कहा मैंने वो ऑडिशन दी थी। अच्छा, न्यूज कास्टर बनना है? मैंने कहा जी इच्छा तो थी। नहीं होगा तो आ जाएगा, चलो निकलो। यहाँ बम्बई में कहते हैं ना, निकलो। तीसरे चौथे दिन सरकारी पत्र आया, लिफाफा आ गया। एक छोड़ दो, और दोनों एक ही से थे। मैंने कहा देखो ये गलती है। हाँ, एक ही चीज दोनों में लिखी हुई। हाँ। मैंने कहा ये है, चलिए। मगर मैं बहुत खुश हुआ, उसमें लिखा था कि यू हैव बीन सिलेक्टेड। क्या बात है। तो मैं तो दौड़ा हुआ पहुंचा वहां जी, दोनों लिफाफा लेकर। हाँ, दोनों क्या फर्क पड़ता, साथ में तो दिखाऊंगा उनको भी मुंह छुड़ाने के लिए। तो डॉक्टर गुंठे नाम के थे, अब भी हैं, और हमारे न्यूज प्रोड्यूसर। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा है, सोमवार से आओ। रुको, नहीं मैंने कहा कि कुछ थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह होती। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो लगा बहुत जरूरत थी, और आज भी लगता है कि होता तो अच्छा होता। खैर, उन्होंने कहा देखो ये सरकारी नौकरी नहीं है। मैंने कहा जी, ये 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जी, ये 1 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है जी, ये एक बार का है जी। तुमने नहीं सही किया, तुमने कुछ गड़बड़ की, दूसरी बार आउट। मैंने कहा नहीं, मैं क्यों, आई डू माई बेस्ट सर। वो सब ठीक है, शनिवार को आओगे? क्यों नहीं आऊंगा, जरूर आऊंगा जी। रविवार को आओगे? मैं कहा आऊंगा। ना तो नहीं कहोगे? मैंने कहा नहीं कहूंगा। शनि रवि दोनों बुलाया तो? मैंने कहा सर मैं शुक्रवार को आऊंगा, सोमवार को जाऊंगा। अच्छा। आप कहें तो।
यही टिक जाऊंगा। कम मजाक नहीं। तो एक्चुअली तो असल बात ये थी कि मुझे बहुत जरूरत थी। जी जी। तो मैंने कहा नहीं सर मैं आऊंगा। जी। ना नहीं। तो मुझे पता नहीं, समझ नहीं आया कि क्यों ऐसा पूछ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। असल बात ये थी कि तब 3 महिलाएं न्यूज कास्टर थीं और वो तीनों के परिवार थे और वो चाहती थीं कि शनि रवि वो अपने घर में गुजारे। तो इस तरह से शुरुआत इतनी बड़ी हो गई। अच्छा, साथ में ये भी बता दूं, मैंने उनसे कहा कि सर ये दूसरा भी आ गया, इसका 2 आ गया। हाँ तो जाके मिलो उनसे। बड़े उखड़े हुए स्वर में कहा। किन से? वो देसाई साहब से, आरोही के। तब मुझे पता चला, याद आया कि नहीं कि उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। तब समझ में आया, कह रहे ये तो। हाँ, तो फिर मैं उनसे जाके मिला जी। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो चाय पीने हम बैठे थे छोटे से कैंटीन में। उन्होंने कहा देखो एंकरिंग के लिए तुम्हें कोई लिख के नहीं देगा। अच्छा। तो समझो अगले हफ्ते राजेंद्र मेहता, नीना मेहता आ रहे हैं। मैंने कहा जी लिखो उनके बारे में कुछ, लो लिखो। तो वही मुझे लिखवाया कुछ कि भाई करता है या नहीं। बात सही है उनकी, ये भी टेस्ट जरूरी है जी। वरना वो तो देते ही। तो कहा अरे वाह अच्छा है, क्या उर्दू शब्द क्या? मैंने कहा अल्फाज। हाँ चाहे जानते हो? मैंने कहा जी मैं उर्दू भी लिखता भी हूँ। अच्छा गुड। उतने में वो डॉक्टर गुंठे आए वहाँ। अच्छा, न्यूज वाला। हाँ। का देखे ज्योतिर्धर देसाई नाम था उनका जी। ये मेरा है लड़का, इसको न्यूज के लिए लिया है, उसके बीच में मत आना, हमारे सब गड़बड़ हो जाएगी। तो कहा नहीं बीच में आरोही भी कर ले। नहीं वो नहीं हो, ये पहले उसको न्यूज करने दीजिए, सेटल होने। तो मैंने सोचा कमाल है, कल तक तो कोई पूछ नहीं थी मेरी, आज 2 प्रोड्यूसर झगड़ रहे हैं मेरे लिए। लगता है मैं सही दिशा में तो जा रहा हूँ। अब भैया ऐसी मेहनत करो, ऐसी कि दशा भी सही हो जाए। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध लेखक एवं वॉइस ओवर कलाकार हरीश भीमाणी से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस बातचीत का दूसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। यादों का सिलसिला।